सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम पेपर 2019। ठीक है, एग्जामिनेशन पेपर 2019 जो पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग का है, सीयू बीकॉम ऑनर्स का 2019 का पेपर। तो आप सबके पास ये पेपर अवेलेबल होना चाहिए, आप लोग इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पेपर को, और पेपर सबके पास होगा होपफुली। सो पेपर में देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है ग्रुप ए में। अगर हम लोग मार्क्स पैटर्न का बात करें तो 20 मार्क्स का ग्रुप ए का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है। स्टेट हाउ द कॉस्ट इज क्लासिफाइड बिहेवियर वाइज एंड एलिमेंट वाइज। बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन क्या होगा और एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन क्या होगा। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग थोड़ा थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट का मतलब होता है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आज ये पेन बनाने के लिए हमने प्लास्टिक सैक्रिफाइस किया है, लेबर ने अपना एफर्ट सैक्रिफाइस किया है, अपना टाइम दिया है, तो ये सब क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। कोई भी सर्विस देने के लिए हम लोग को एक एरिया चाहिए, एक जगह चाहिए, एक प्लेस चाहिए, उसका हम लोग रेंट भरते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्विस लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस पे करते हैं। क्लियर, तो ये सब क्या हो जाता है, कॉस्ट हो जाता है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड अ सर्विस। आज मान लो हम लोग ये चेयर यूज कर रहे हैं, तो प्लास्टिक का चेयर बनाने के लिए पहले प्लास्टिक का चिप्स था, प्लास्टिक का गूड़ा था, रॉ मटेरियल था, उसको हमने प्रोसेसिंग किया, मशीन में डाला, प्रोसेसिंग करने के बाद फिनिश गुड्स आया। तो मार्केट में कस्टमर क्या डिमांड करता है, फिनिश गुड्स, बट फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो क्या डिमांड करता है, रॉ मटेरियल। सो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड अ सर्विस। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्लासिफाई करना हमको कॉस्ट, पहले तो बोल रहा है बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन और एलिमेंट वाइज। बिहेवियर वाइज अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो तीन तरह का कॉस्ट होता है। एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या होता है, ये टोटल में फिक्स्ड होता है, पर यूनिट वेरी करता है। वेरिएबल होता है, टोटल में फिक्स्ड, पर यूनिट वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं रेंट, सपोज रेंट जो है वो 10,000 पर मंथ है, 10,000 पर मंथ है, और करंटली मान लो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100। करंटली हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100। इसका मतलब अगर हम बात करें रेंट पर स्टूडेंट, जो पर स्टूडेंट से हम लोग रेंट चार्ज कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, 10,000 बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स, जो कि आ जा रहा है ₹100 पर स्टूडेंट। मतलब हर स्टूडेंट का जो फीस है उसमें 100 रुपया रेंट का है। क्लियर। लेकिन जैसे ही मान लो कल को ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 हो जाता है, कल को अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 हो जाएगा, डबल हो जाता है, एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है, ऑपरेशन लेवल बढ़ जाता है, इससे क्या होगा, रेंट पर स्टूडेंट कम हो जाएगा। एक्टिविटी के बढ़ने के साथ, बिजनेस ऑपरेशन के बढ़ने के साथ जो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट एक कॉस्ट है जो टोटल में फिक्स्ड है बट पर यूनिट वेरिएबल है। जैसे देखो कल को अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 हो जाए तो रेंट पर स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, रेंट पर स्टूडेंट हो जाएगा ₹10,000 डिवाइडेड बाय 200 स्टूडेंट्स। रेंट को खर्चा वही रहेगा, हर महीने का खर्चा 10,000 है रेंट का। तो अब अगर ध्यान से देखें तो ये आ जाए ₹50 पर स्टूडेंट। इसका मतलब जैसे ही मेरा बिजनेस एक्टिविटी बढ़ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गया, डबल हो गया, रेंट देखो पर यूनिट कम हो गया। तो रेंट एक कॉस्ट है जो टोटल में फिक्स्ड है और पर यूनिट वेरिएबल है। टोटल में फिक्स्ड है, पर यूनिट वेरिएबल है, उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच इज फिक्स्ड इन टोटल बट वेरिएबल पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस विद द increase in business activity or level of operation, and fixed cost per unit increases with the decrease in business activity or level of operation but remains fixed in total. fixed cost एक ऐसा cost है टोटल में fixed है, per unit variable है। तो behavior wise अगर क्लासिफिकेशन का बात किया जाए, behavior wise क्लासिफिकेशन में तीन तरह का कॉस्ट होता है। behavior wise क्लासिफिकेशन में तीन तरह का कॉस्ट होता है। एक होता है फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो टोटल में फिक्स्ड है, पर यूनिट वेरिएबल है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो पर यूनिट फिक्स्ड होता है, टोटल में वेरिएबल है। जैसे मान लो शर्ट को टेलरिंग करने के लिए बटन लगता है, एक बटन का दाम ₹1 है, एक शर्ट में 5 बटन लगता है, एक बटन का दाम ₹1 है, एक शर्ट में 5 बटन लग रहा है, मतलब एक शर्ट को टेलरिंग करने के लिए बटन का कॉस्ट ₹5 हुआ, एक बटन का दाम जो है वो ₹1 है।
एक बटन का दाम 1 रुपया है, एक शर्ट में 5 बटन लगता है, तो एक शर्ट को टेलरिंग करने के लिए जो बटन का कॉस्ट है वो कितना लग जाएगा, 5 रुपया। अब अगर हमको 10,000 शर्ट टेलरिंग करना है तो बटन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 50,000। 1000 शर्ट टेलरिंग करना है तो बटन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5,000। क्लियर, मतलब बटन का कॉस्ट वैरी कर रहा है, चेंज होते जा रहा है, टोटल में चेंज हो रहा है, बट पर यूनिट फिक्स्ड है। तो वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है, फीचर क्या होता है, ये पर यूनिट फिक्स्ड होता है, टोटल में वेरी करता है। अगर मेरा एक्टिविटी डबल हो जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल में डबल हो जाएगा, एक्टिविटी ट्रिपल हो जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल में ट्रिपल हो जाएगा, बट पर यूनिट फिक्स रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो टोटल में फिक्स्ड है, पर यूनिट वेरिएबल है। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो पर यूनिट फिक्स्ड है, टोटल में वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक तरह का कॉस्ट होता है जो ना ही टोटल में फिक्स्ड है ना ही पर यूनिट फिक्स्ड है। अगर टोटल में फिक्स्ड हो जाएगा तो कौन सा कॉस्ट हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट। अगर पर यूनिट फिक्स हो जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट। वो कॉस्ट जो पर यूनिट चेंज होता है, फिक्स कॉस्ट। वो कॉस्ट जो पर यूनिट कांस्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल, थोड़ा फिक्स थोड़ा वेरिएबल। इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं, या फिर मिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं इसको हम लोग। सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स या फिर मिक्स कॉस्ट, पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल। ना ही टोटल में फिक्स्ड है ना ही पर यूनिट फिक्स्ड है। जैसे पोस्टपेड बिल्स, जो पोस्टपेड बिल्स हम लोग कनेक्शन का पोस्टपेड बिल पे करते हैं, कोई भी पोस्टपेड बिल, उसमें एक रेंटल एलिमेंट फिक्स्ड होता है। जैसे मान लो एयरटेल का तुमने पोस्टपेड कनेक्शन ले रखा है, तो 400 रुपया बिल आएगा ही आएगा, चाहे तुम यूज करो या मत करो। और उसका एक सर्टेन वैलिडिटी होता है या एक सर्टेन लिमिट होता है। उस लिमिट के ऊपर अगर तुमने क्रॉस कर दिया और फिर भी यूजेज होते गया तो उस केस में बिल अमाउंट एक्सीड कर जाएगा, बिल अमाउंट ज्यादा आएगा। ठीक है, सो रेंटल क्या होता है, फिक्स पोर्शन है, एंड सपोज द टोटल बिल अमाउंट इज 1100, तो 700 क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। 1100 रुपये का बिल आया है, 400 रुपया अगर रेंटल है तो बाद बाकी 700 रुपया वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर, तो अगर बिहेवियर वाइज क्लासिफाई करेंगे तो फिक्स कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। अगर हम लोग एलिमेंट वाइज क्लासिफाई करें कॉस्ट को, एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, सो एलिमेंट वाइज में अगेन कॉस्ट 3 तरह का होता है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, कॉस्ट 3 तरह का होता है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, 3 तरह का कॉस्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो खाली इतना ही पूछा था, व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया हुआ है, तो इसमें क्या लिखना चाहिए आंसर, कॉस्ट इज द सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड अ सर्विस। ठीक है, स्टेट हाउ कॉस्ट इज क्लासिफाइड, तो इसमें देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। तो बिहेवियर वाइज में हम लोग हेडिंग दे देंगे बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन, उसमें नंबर 1 लिख देंगे फिक्स कॉस्ट, नंबर 2 लिख देंगे वेरिएबल कॉस्ट, कोई डिफरेंशिएशन नहीं लिखना है, नंबर 3 लिख देंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिर हेडिंग दे देंगे एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, उसमें पहला लिख देंगे मटेरियल, दूसरा लिख देंगे लेबर, तीसरा लिख देंगे एक्सपेंसेस, कोई डेफिनेशन नहीं देना है। इतना लिखने से ही 5 मार्क्स मिल जाएगा, 5 आउट ऑफ 5। सेकंड क्वेश्चन उसका और में पूछा है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का क्या क्या फीचर है। तो फीचर्स क्या क्या हो सकता है, सोचो अगर हम लोग ने एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ले रखा है तो इससे हमारा एक्यूरेसी, प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगा। अगर मेरा कॉस्ट कैलकुलेशन ठीक है तभी मेरा प्रॉफिट एक्यूरेट हो सकता है ना, एवरेज में भी एक्यूरेट हो सकता है। एग्जैक्ट एक्यूरेट बोला तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत टफ होता है। अगर हमने अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ले रखा है तो इससे क्या होगा, हम लोग अपना सारा कॉस्ट टाइमली कैलकुलेट कर पाएंगे, कस्टमर के आने से पहले कैलकुलेट कर पाएंगे, अपना सेलिंग प्राइस फिक्स कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा हमको, ये प्रोडक्ट बनाना है कि नहीं बनाना है। सपोज हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, और कंपटीटर जो हमारे जो कंपटीटर है उनका कॉस्ट कम है, तो हमारे कंपटीटर्स का अगर कॉस्ट कम है तो ऑब्वियसली वो लोग कम सेलिंग प्राइस में प्रोडक्ट बेच पाएगा, और हम लोग चाह के भी कम सेलिंग प्राइस में नहीं बेच पाएंगे बिकॉज हमारा कॉस्ट ज़्यादा है। तो बेटर होगा अगर हम अपना कॉस्ट कर्टेल ना कर पाए तो उस प्रोडक्ट को हम स्टॉप कर दें, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा वेदर टू कंटिन्यू विद द प्रोडक्ट और टू स्टॉप द प्रोडक्शन। दो ही चीज हो सकता है, या तो प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे या तो प्रोडक्शन बंद कर देंगे। क्लियर, तो एक गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ये सब में हेल्प करता है। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐसा कॉस्ट जो हिस्ट्री हो गया, मोहनजोदारो हड़प्पा हो गया, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे मान लो आज से 10 साल पहले हम लोगों ने ये व्हाइट बोर्ड खरीदा था, आज से 10 साल पहले हमने ये व्हाइट बोर्ड खरीदा था 50 करोड़ रुपया में।
आज से 10 साल पहले मैं व्हाइट बोर्ड कितना में खरीदा था? 50 करोड़ रुपए में। स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। 50 करोड़ रुपए में व्हाइट बोर्ड खरीदे थे आज से 10 साल पहले। आज इसको 50 लाख में बेचे कि नहीं बेचे, ठीक है, ये हमको डिसीजन लेना है। तो हमने खरीदा था 10 साल पहले 10 करोड़ रुपया में, 10 करोड़ बताए थे ना, 50 करोड़ बताए थे, 50 करोड़, थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो गया था, 50 करोड़, 50 करोड़ में खरीदे थे 10 साल पहले। 10 साल बीत गया, आज इसको 50 लाख में बेचे कि नहीं बेचे, इसके लिए डिसीजन लेना है whether to sell this asset for the worth of rupees 50 lakhs और नॉट, इसको बेचना है कि नहीं बेचना है 50 लाख में। तो 10 करोड़ के बारे में, 50 करोड़ के बारे में नहीं सोचेंगे, वो हिस्ट्री हो गया, दैट इज हिस्ट्री। आज इसका क्या वैल्यू, उसके बारे में सोचो, करंट वैल्यू। आज इसका वैल्यू हमने पता किया, हमने अकाउंटेंट से पूछा, उसने बताया आज इसका वैल्यू 55 लाख है। आज इसको हम 50 लाख में बेचेंगे, आज का वैल्यू 55 लाख है, अगर 50 लाख में बेचेंगे तो 5 लाख का लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि 50 करोड़ में खरीदे थे बोर्ड, आज 50 लाख में बिक रहा है तो 49 लाख 50,000 का लॉस हो रहा है। इतना तो फिगर्स हमको आता भी नहीं है, ठीक है, सब स्प्लिट हो जा रहा है, क्लियर। तो ये हो जाता है, हम लोग को इतना बड़ा फिगर बोलने का या फिर देखने का आदत है नहीं, क्लियर। सो 50 करोड़ का बोर्ड था, ठीक है, और आज हम इसको 50 लाख में सेल आउट कर रहे हैं। तो हमको चेक करना है कि वो 50 करोड़ तो हिस्ट्री हो गया, 10 साल पहले खरीदे थे, इसका मतलब सम कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट है कि इररेलेवेंट है? आंसर है इररेलेवेंट है। जो संक कॉस्ट है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट है। तुमने 10 साल पहले क्या खरीदा था, कितना में खरीदा था, वो मत सोचो, तुम ये सोचो आज क्या वैल्यू है, और आज का वैल्यू से कंपेयर करो तुमको कितना दाम मिल रहा है। आज का वैल्यू इसका 2 रुपया है, हमको दाम मिल रहा है 1.5 रुपया या फिर 1 रुपया दाम मिल रहा है, तो समझ में आता है 1 रुपया फिर 50 पैसा का लॉस होगा। हमने खरीदा था 10 रुपया में, आज 2 रुपया मिल रहा है, ये सोच के दुख मना के फायदा नहीं है कि 8 रुपया का नुकसान हो रहा है, नहीं, हमने यूज भी तो किया एसेट को। तो संक कॉस्ट क्या हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, तो इसको डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट रखेंगे कि इररेलेवेंट? इररेलेवेंट। तो देखो 2 मार्क्स में मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया है, पूछा है व्हाट इज संक कॉस्ट, तो हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं, संक कॉस्ट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट व्हिच इज इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। संक कॉस्ट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट व्हिच इज इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये लिख सकते हैं। दूसरा बात हम लोग ये लिख सकते हैं, संक कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग सिंस सच कॉस्ट बिकम्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग 2 मार्क्स में इसको आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा है, बस हमको कॉस्ट यूनिट बताना है, ठीक है, कॉस्ट यूनिट। मेंशन द कॉस्ट यूनिट एप्लीकेबल अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट का बात करें, जैसे बस, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट में बस आता है, टैक्सी आता है, तो इसमें हम बोल सकते हैं पर पैसेंजर पर किलोमीटर, ठीक है, बस के केस में हो सकता है पर पैसेंजर पर किलोमीटर। नर्सिंग होम तो पर पेशेंट पर बेड। शुगर इंडस्ट्री तो इसमें शुगर तो वहां पे जो प्रोडक्शन होता होगा टन्स में होता होगा, है कि नहीं, हमारे जैसा थोड़ी ना हम लोग घर के लिए 1 केजी 5 केजी चीनी खरीद के लाते हैं महीना के लिए, वहां पे तो प्रोडक्शन टन्स में होता होगा, तो पर टन पर रुपीज पर टन, ठीक है, वहां पे जो कॉस्ट होता होगा पर टन के हिसाब से होता होगा। इलेक्ट्रिक जनरेशन तो इसमें हम लोग क्या होता है, रुपीज किलोवाट पर आवर, ठीक है। केबल इंडस्ट्री तो इसमें क्या होता है, मीटर में होता है, केबल मतलब वायर का बात हो रहा है, ये वो घर का केबल का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, केबल मतलब वायर होता है, तो वायर इंडस्ट्री में मीटर में होगा, ठीक है, अलग अलग तरीके से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। गैस इंडस्ट्री में कैसे हो जाएगा, गैस को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, वही किलो में हम लोग मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द मशीन आवर रेट फॉर मशीन नंबर 707। देखो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया हुआ है, मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है फॉर मशीन नंबर 707। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, फटाफट सबके कॉपी में लिख लो। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट, स्टैंडिंग वर्ड का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट। ये बात हम लोग सेमेस्टर 1 में भी सीखे थे, इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं है। स्टैंडिंग वर्ड का मतलब होता है फिक्स, तो स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब फिक्स चार्जेस। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द ईयर मतलब ये क्या है, फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द ईयर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है हम लोगों को क्वेश्चन में। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया है कॉस्ट ऑफ पावर पर यूनिट, 1 यूनिट का पावर कॉस्ट कितना है, 1 रुपया 20 पैसा। मशीन कंज्यूम करता है 4 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर, 1 घंटा में 4 यूनिट का कंजम्पशन है। 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है, 1 रुपया 20 पैसा। 1 घंटा में 4 यूनिट का कंजम्पशन है, 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है, 1 रुपया 20 पैसा। 1 रुपया 20 पैसा 1 यूनिट का कंजम्पशन है, और 1 घंटा में 4 यूनिट कंज्यूम होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, 1 घंटा का कॉस्ट निकल जाएगा 4 रुपया 80 पैसा,
1 घंटा का कॉस्ट निकल जाएगा 4 रुपये 80 पैसा, और इनटू जितना घंटा मशीन चला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मशीन नंबर 707 इज एक्सपेक्टेड टू वर्क। एक्सपेक्टेड टू वर्क मतलब ये मशीन चल सकता है, इसके पास इतना कैपेबिलिटी है, इतना कैपेसिटी है कि ये मशीन पूरा साल में 2000 घंटा चल सकता है। आउट ऑफ विच नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम मतलब जब मशीन नहीं चल रहा है, वर्कर अपना ब्रेक पे है, ठीक है, वर्कर खाना खा के थोड़ा रेस्ट कर रहा है, मशीन को थोड़ा खराबी आ गया है, ठीक है, जब मशीन नहीं चल रहा है, आइडल टाइम 8% ऑफ द टोटल वर्किंग आवर्स। तो अगर हम बात करें मशीन पूरा साल में चल सकता है 2000 आवर्स, इसमें से 8% आइडल टाइम, ठीक है, आइडल टाइम, IT स्टैंड फॉर आइडल टाइम, तो 2000 का 8% हो जाएगा 160, 2000 का 8% हो जाएगा 160 घंटा मशीन नहीं चल रहा है, ठीक है। और मशीन में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी होता है, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए और 40 घंटा हटा देते हैं। जब मशीन का रिपेयरिंग होगा तब भी मशीन नहीं चलेगा, तो मशीन इफेक्टिवली कितना घंटा चल रहा है, 1800 घंटा। तो मशीन चल सकता है 2000 घंटा, 160 घंटा उसका आइडल टाइम है, 40 घंटा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है। जब मशीन आइडल टाइम मतलब जब मशीन नहीं चल रहा है, या तो वर्कर खाना खाने गया है, वर्कर रेस्ट ले रहा है, मशीन को हम लोग थोड़ा देर के लिए ठंडा करने के लिए बंद किया है, ठीक है, मशीन में हम लोग थोड़ा कूलेंट डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं, उससे मशीन नहीं चल रहा है, मशीन में जब रिपेयरिंग का काम हो रहा है तभी मशीन नहीं चल रहा है, तो मशीन इफेक्टिवली कितना घंटा चल रहा है, 1800 आवर्स। 1 घंटा मशीन चलाने का कॉस्ट कितना है, 4 रुपये 80 पैसा, तो 1800 घंटा मशीन चलाने का कॉस्ट निकाल सकते हैं, 1800 इंटू 4 रुपये 80 पैसा। और कुछ भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, सम नंबर 3, ग्रुप बी का ये क्वेश्चन है, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ये क्वेश्चन ग्रुप बी में, ग्रुप ए में आया हुआ है क्या, हाँ ग्रुप ए में आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम 2019 ग्रुप ए, सम नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट फॉर मशीन नंबर, थोड़ा दिया हुआ है तो डिटेल लिख देंगे, फॉर मशीन नंबर 707, फॉर मशीन नंबर 707, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट, जैसे डेप्रीशिएशन, रेंट, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, 5400 रुपया, 5400 रुपया हो गया टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। पावर कॉस्ट, पावर कॉस्ट को भी हम लोग ले लेंगे। अगर ध्यान से देखें, कॉस्ट ऑफ पावर पर यूनिट मतलब 1 यूनिट का पावर कॉस्ट कितना है, 1 रुपया 20 पैसा। 1 यूनिट का पावर कॉस्ट 1 रुपया 20 पैसा है। क्वेश्चन में बताया है जो मशीन है वो 1 घंटा में 4 यूनिट का कंजम्पशन करता है, पावर का कंजम्पशन करता है, तो इनटू 4 यूनिट्स करने से 1 रुपया 20 पैसा को अगर 4 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 1 घंटा का कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा 1 घंटा का। मशीन चल सकता है 2000 घंटा, बट मशीन इफेक्टिवली चला है 1800 घंटा, उसको हम लोग बाद में वर्किंग दिखा देंगे। 1800 मशीन आवर्स या फिर 1800 आवर्स, तो 1 रुपया 20 पैसा इंटू 4 यूनिट 1 घंटा का कॉस्ट है। 1 घंटा का जो भी कॉस्ट आया 1800 घंटा से मल्टीप्लाई कर दो तो 1800 घंटा का कॉस्ट आ जाएगा, कितना आ रहा है, 8640। ये पावर कॉस्ट आ गया। दो ही कॉस्ट दिया हुआ है, एक तो वो लोग टोटल स्टैंडिंग चार्जेस दे दिया था। इस क्वेश्चन में क्या है ना, देखो कॉस्ट का पेपर टेक्निकल आएगा तो पेपर कभी भी सीधा नहीं आएगा। स्टैंडिंग वर्ड का मतलब अगर स्टूडेंट को नहीं पता है तो सम्स रॉन्ग हो जाएगा। स्टैंडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस मतलब टोटल फिक्स चार्जेस। ये फिक्स खर्चा दिया हुआ था, ये वेरिएबल खर्चा है, और कोई खर्चा दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। तो 5400 और 8640 कितना आ रहा है, 14040। ये आ गया टोटल मशीन ओवरहेड। इसको हम लोग लिख देंगे टोटल मशीन ओवरहेड, और इसके सामने लिख देंगे ए, टोटल मशीन ओवरहेड, और इसको क्लोज कर देंगे।
टोटल मशीन ओवरहेड लिख के इसको क्लोज कर देंगे। मतलब मशीन को चलाने का, मशीन को रन करने का ये टोटल खर्चा है, टोटल मशीन ओवरहेड। बी में लिख देंगे इफेक्टिव मशीन आवर। बी में हम लोग लिख देंगे इफेक्टिव मशीन आवर। तो इसका हम लोग डिटेल भी दिखा देंगे कैसे आया है, वर्किंग नोट 1 में इसका डिटेल दिखा देंगे वर्किंग नोट बना के। ठीक है, अभी इफेक्टिव मशीन आवर को समझ लेते हैं। पूरा साल में मशीन चल सकता है 2000 घंटा, बट जब आइडल टाइम है तब तो मशीन नहीं चलेगा, तब कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। तो 2000 में 8% माइनस कर देंगे, 160 घंटा माइनस हो गया। 40 घंटा रिपेयर्स, रूटीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होता है, मतलब पूरा साल में मशीन का रिपेयरिंग होता है, मेंटेनेंस होता है 40 घंटा। तो इफेक्टिवली मशीन कितना घंटा चल रहा है, 1800 घंटा, 1800 मशीन आवर्स, 1800 मशीन आवर्स। तो सी में निकल जाएगा मशीन आवर रेट, यही सम्स है, यही 5 मार्क का सम्स है। मशीन आवर रेट गिन के देखो, 5 लाइन में खत्म भी हो गया, 1 2 3 4 5 लाइन 5 मार्क्स। मशीन आवर रेट। सब लोग बोले सर कॉमेडी कर रहे, खाली कॉमेडी कर रहे, कॉमेडी नहीं कर रहे, यही असलियत है, यही सच्चाई है। सच्चाई से आपको अवगत करा रहे, सच्चाई से अवगत करा रहे, आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, फेस टू फेस दिखा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 लाइन 5 मार्क्स 5 मिनट, सम्स खत्म। तो 14,040 डिवाइड पे कितना आ रहा है, 7.87 7.8। तो 7.8 रुपीज, 7.8 पर मशीन आवर। $7.8 पर मशीन आवर, ये हम लोग का सम बन गया। अब इसका हम लोग फटाफट वर्किंग भी बना देंगे। फटाफट इसका वर्किंग बना देते हैं। तो इसी के नीचे क्या बना देंगे, इसका वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट 1 बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसके नीचे बना दे रहे हैं वर्किंग नोट। इसके नीचे हेडिंग दे देना वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर इफेक्टिव मशीन आवर। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर इफेक्टिव, सर इसको खोल लेना। तो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर इफेक्टिव मशीन आवर। कैलकुलेशन फॉर इफेक्टिव मशीन आवर, पर्टिकुलर्स और एक आवर्स का कॉलम। ठीक है, पर्टिकुलर्स और एक आवर्स का कॉलम। तो सबसे पहले लिख देंगे टोटल मशीन आवर्स। पूरा साल में मशीन चल सकता है 2000 घंटा, टोटल मशीन आवर्स। मशीन जो है वो पूरा साल में कितना रन कर सकता है, कितना चल सकता है, 2000 आवर्स। ठीक है, इससे लेस कर देंगे आइडल टाइम, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में बताया 8% आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम। तो लिख दो लेस नॉर्मल आइडल टाइम 2000 आवर्स इंटू 8%, तो जो कि आ जा रहा है 160। 160 माइनस हो जाएगा, और क्या लेस हो जाएगा, रूटीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रूटीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आवर्स। रूटीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आवर्स लेस कर देंगे, जो कि था 40 घंटा। तो जो बच गया 1800, ये हो जाएगा इफेक्टिव मशीन आवर। सम्स को ऐसे बना देंगे पूरा 5 आउट ऑफ 5। क्लियर? तो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और में थ्योरी आया है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। सो अंडर अब्जॉर्प्शन कब होता है, कब होता है अंडर अब्जॉर्प्शन, जब एक्चुअल ओवरहेड्स ज्यादा है कंपेयर टू एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। हमने एब्जॉर्ब किया, हमने रिकवर किया था 100 रुपया,
एक्चुअल में खर्चा हो गया 105 रुपया, हम कस्टमर से लिए थे 100 रुपया, पॉकेट से खर्चा हो गया 105 रुपया, तो केस ऑफ अंडर अब्जॉर्प्शन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स? सो अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स मींस अ सिचुएशन वेयर एक्चुअल ओवरहेड्स एक्सीड्स एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, रिकवर्ड ओवरहेड्स। और ओवर रिकवरी क्या होगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। ओवर रिकवरी इज अ सिचुएशन वेयर एक्चुअल ओवरहेड्स इज लेस देन absorbed overheads, recovered overheads। फिर पूछा है स्टेट एनी टू मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सच ओवरहेड ऑफ सच अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ इन कॉस्ट अकाउंट्स। तो ये हम लोग का बुक में हम लोग को थ्योरी मिल जाएगा, ठीक है, वहां से इसको चेक कर लेंगे। हमेशा सम्स बनाना, ठीक है, सम्स और थ्योरी में हमेशा सम्स बनाना चाहिए, बिकॉज थ्योरी ऐसे लगता इजी है बट थ्योरी में बहुत चीज सजा के लिखना पड़ता है, तो वो पैटर्न ऑफ राइटिंग वो हम लोग का प्रैक्टिस ही नहीं रहता, तो बेटर होगा कि सम्स बनाओ, फिर फुल मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ सम नंबर 4 में आ जाओ। सम नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग 5 मिनट सॉल्व करेंगे। लिखा है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च 2019। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है 10 लाख रुपया। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल 31 मार्च 2019, आज तक कॉन्ट्रैक्ट में कितना खर्चा हो गया है, 5,50,000। कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क दिया हुआ है 25,000। कैश रिसीव्ड दिया हुआ है 5,31,250, ठीक है। रिटेंशन दिया हुआ है 15%, मतलब हम लोग जितना भी वर्क सर्टिफाइड होता है ना उसका 85%, 85% पे आउट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। मतलब हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को कितना परसेंट पे कर देते हैं, 85%, क्योंकि रिटेंशन कितना है 15%। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो इसमें पहले हमको वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग को वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा। वर्क इन प्रोग्रेस का 2 पार्ट होता है, एक होता है वर्क सर्टिफाइड और एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड। तो जब वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड को ऐड कर देंगे और उससे जब कॉस्ट टिल डेट माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा नोशनल प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट मे बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी हमको बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस सम्स का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, इसमें कोई वर्किंग नोट हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग सीधा पहले वर्क सर्टिफाइड निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखो, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। लिखो, सिंस रिटेंशन मनी इज 15%, नाउ क्वेश्चन ये आता है 15% किसका, ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये बताया नहीं क्वेश्चन में, बट याद रखेंगे वर्क सर्टिफाइड, क्योंकि रिटेंशन जो है वो वर्क सर्टिफाइड का 15% है। देयरफॉर कैश रिसीव्ड by the contractor, obviously received by whom, by the contractor, is 85% of the works certified, of the works certified. Since retention is 15% of the work certified, therefore cash received is 85% of the works certified. Therefore work certified, therefore works certified। तो कैसे निकालेंगे, कैश रिसीव का अमाउंट दिया हुआ है 5,31,250। कैश रिसीव का अमाउंट दिया हुआ है 5,31,250 और इसका बेस हो जाएगा 85, बिकॉज देखो कैश रिसीव्ड इज 85% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो लेट द वर्क सर्टिफाइड भी 100। जब भी रिटेंशन 15% रहेगा तो हम लोग बेस में कितना ले लेंगे, 85। रिटेंशन 20% रहेगा, बेस में कितना ले लेते हैं, 80, ठीक है, इनटू 100। तो इनटू 100 करने से हम लोग को वर्क सर्टिफाइड मिल जाएगा, कितना आ रहा है, 6,25,000। 6,25,000, 6,25,000, 6,25,000 आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड। 6,25,000 आ गया वर्क सर्टिफाइड। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, नोशनल प्रॉफिट निकालेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो, कंप्यूटेशन of notional profit। computation of notional profit, particulars और amount का कॉलम। computation of notional profit, computation of notional profit। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, इसमें सबसे पहले हम लिख देंगे वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड
वर्क सर्टिफाइड हम लोग का आ गया था 6,25,000। इसमें हम लोग और क्या जोड़ लेंगे, वर्क्स अनसर्टिफाइड। वर्क्स अनसर्टिफाइड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, वही है वर्क्स अनसर्टिफाइड। वर्क्स अनसर्टिफाइड 25,000। तो टोटल कर लेंगे तो ये आ जा रहा है 6,50,000। ये 6,50,000 क्या है, ये है वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। इससे हम लोग लेस कर देंगे कॉस्ट टिल डेट, आज तक कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी खर्चा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल 31 मार्च 2019 5,50,000 दिया हुआ है। तो कॉस्ट टिल डेट 5,50,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो 1,00,000 रुपया आ जाएगा हमारा नोशनल प्रॉफिट। 1,00,000 रुपया हमारा आ जाएगा नोशनल प्रॉफिट। तो हम लोगों ने क्या क्या सॉल्व किया अभी तक? अभी तक हमने पहले ये चेक किया कि रिटेंशन 15% है वर्क सर्टिफाइड का, तो कैश रिसीव्ड 85% होगा, क्योंकि कैश रिसीव 85% और कैश रिसीव का अमाउंट भी दिया हुआ है, तो इसलिए वो 85 के बराबर है। इनटू 100 की तो वर्क सर्टिफाइड आ गया। फिर हम लोग वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड को जोड़ दिए, उससे कॉस्ट टिल डेट माइनस कर दिए तो नोशनल प्रॉफिट आ गया। अब हमको ये चेक करना है कि कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो हम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे, मिटा देते हैं इसको, इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब 5 मार्क्स में पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आया है, पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, बट इसको भी आने के लिए हमको पूरा सॉल्यूशन आना चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और कोई भी चीज को परसेंटेज मिलाने के लिए इनटू 100। सो वर्क सर्टिफाइड है 6,25,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10,00,000 इनटू 100, 62.5%, 62.5%। तो ये आ गया हम लोग का परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इसके बाद हम लोग को थोड़ा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए इंग्लिश में हम लोग लिखना पड़ेगा, तो फटाफट लिखते हैं। हाँ, वही लिखना पड़ेगा, सिंस, ठीक है, सिंस परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड is more than 50%, since percentage of work certified is more than 50%, comma therefore, इसीलिए therefore profit to be transferred to costing PL is shown as under, तो स्टूडेंट का मन में डाउट आ रहा है ये बात क्यों लिखेंगे, ये बात हमको लिखना ही पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि जो वर्क सर्टिफाइड है, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड वो 50 से ज्यादा है, इसलिए फॉर्मूला अलग अलग लगेगा, ठीक है। अगर 50 से कम होता तो कोई और फॉर्मूला लगता। तो सिंस परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 50%, देयरफॉर प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग पीएल इज कैलकुलेटेड एज अंडर, ये इज शोन एज अंडर। तो इसमें देखो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, 1,00,000 आया था, इनटू कैश रिसीव्ड, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, होल डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। सो 2/3 की जगह 2/3, नोशनल प्रॉफिट की जगह 1,00,000, कैश रिसीव्ड 5,31,250, वर्क सर्टिफाइड 6,25,000।
अगर हम ध्यान से समझें, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड ये 85% ही है, ठीक है। 5,31,250 बाई 6,25,000 इज नथिंग बट 85%। तो अगर हम लोग 1 लाख का 85% निकालते हो तो 85,000 आता है, उसका 2 निकाल दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 56,666 कर देते हैं, 56,667 अप्रोक्स। ये हम लोग का एक आंसर आ गया। क्वेश्चन में 2 चीज पूछा गया है। एक तो पूछा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट मे बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, ये उसका आंसर है। एंड जो है वो चीजों को अलग करता है, मतलब ये वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी निकालने बोल रहा है, तो निकाल देते हैं। इसके बाद हम निकाल देंगे वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टेटमेंट showing value of work in progress। WIP में 2 चीज आता है, एक आता है वर्क सर्टिफाइड और एक आता है वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। और जितना नोशनल प्रॉफिट था उसमें से जितना प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर हो गया, रिमेनिंग का हम लोग रिजर्व बना देते हैं, WIP बना देते हैं, प्रोविजन बना देते हैं, तो वो लेस हो जाएगा। कैसे शो करना है? पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम, तो प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। सॉल्यूशन में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट 5 मार्क्स का हर सम इक्वल लेंथ का नहीं होगा, कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे दिखा देंगे हम, उसको ऐसे दिखा देंगे। वर्क्स सर्टिफाइड जो कि हम लोग का आ गया था 6,25,000, फिर आया था वर्क्स अनसर्टिफाइड, ये दिया हुआ था 25,000, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6,50,000। 6,50,000 में से हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट इन रिजर्व माइनस कर देंगे, लेस प्रॉफिट इन रिजर्व। ये प्रॉफिट इन रिजर्व कहां से आएगा? 1 लाख का नोशनल प्रॉफिट था, ठीक है, तो ऐसे दिखा देते हैं। नोशनल प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, नोशनल प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग पीएल। सो नोशनल प्रॉफिट कितना था हम लोग का? 1 लाख, एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल कितना था? 56,667। सो 1 लाख माइनस 56,667 कितना आ रहा है? 43,333। 43,333 माइनस कर देंगे यहाँ से, तो रिमेनिंग जो बच जाएगा 6,06,667, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। यही हो जाएगा वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो सम नंबर 3 हो गया, सम नंबर 4 हो गया। ग्रुप ए का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब आ जाते हैं ग्रुप बी में। देखो ग्रुप बी में पहला क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के साथ दे दिया है, मतलब है तो 10 मार्क्स का, बट पहला क्वेश्चन में ईओक्यू का कंसेप्ट पूछ रहा है। तो एक बार ईओक्यू का कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ग्रुप बी में आ जाते हैं हम लोग। ग्रुप बी, ठीक है। सो ग्रुप बी में देखो क्या बोल रहा है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का कंसेप्ट क्या है? जैसे मान लो हमारे पास जो गोडाउन है उसका कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट्स,
हमारा जो गोडाउन है उसमें कैरिंग कैपेसिटी है, हम लोग एक बार इसमें 1 लाख यूनिट्स रख सकते हैं, ठीक है। और हमारा पूरा साल का जो कंजम्पशन है, एनुअल कंजम्पशन मान लेते हो 12 लाख यूनिट्स है, मतलब पूरा साल में हमको 12 लाख यूनिट्स रॉ मटेरियल का दरकार है, और हम एक बार में कितना रख सकते हैं अपना गोडाउन में, 1 लाख यूनिट्स। तो अगर ध्यान से देखा जाए, अगर हम ऑर्डर करते हैं, हमारा ऑर्डरिंग साइज है, ऑर्डरिंग साइज है मतलब हम हर बार ऑर्डर करते हैं 50,000 यूनिट्स करके, ठीक है। तो कितना बार में मेरा ऑर्डर प्लेस मतलब कंप्लीट हो जाएगा, एनुअल कंजम्पशन 24 बार में, 24 बार हमको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। देखो रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट रखने का स्पेस बहुत ज्यादा है, 1 लाख यूनिट्स, हम एक बार में तो 50,000 यूनिट मंगवा रहे हैं, तो रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ऑर्डरिंग करने से रिलेटेड एक खर्चा होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। मान लो हर बार ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा 1000 रुपया है, हर बार सामान मंगवाएंगे 1000 रुपया खर्चा लगेगा, भाई मंगाने का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, ठीक है। तो हर बार सामान मंगाने का खर्चा 1000 रुपया है। हम चाहते हैं ये ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम किया जाए। कैसे कॉस्ट को कम करेंगे, ज्यादा लॉट मंगवा के, एक बार में नहीं मंगाएंगे, रखने का जगह नहीं है ना, थोड़ा लॉट साइज बढ़ाते हैं। तो जब ज्यादा लॉट में सामान मंगवाएंगे, इससे क्या होगा, मेरा ऑर्डरिंग का खर्चा कुछ हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर हम ज्यादा करके मंगाएंगे तो रखने का खर्चा बढ़ जाएगा, उसको प्रिजर्व कर रखने का खर्चा है, ऐसे लाके फेंक नहीं सकते, उसमें उसको प्रॉपर जैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़कवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ज्यादा सामान मंगवा लिए, 1 लाख से ज्यादा सामान मंगवा लिए तो अलग से गोडाउन भाड़ा पे लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, ज्यादा सामान रहेगा, स्टॉक ज्यादा रहेगा तो इसका इंश्योरेंस कॉस्ट भी, प्रीमियम भी ज्यादा आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम थोड़ा थोड़ा करके मंगाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मंगाते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है, क्योंकि ऑर्डरिंग साइज अगर छोटा होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएगा, ज्यादा बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अगर हम ज्यादा करके मंगवाते हैं, बल्क में मंगवाते हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। कम करके सामान मंगवाएंगे, इससे क्या होगा, ऑर्डरिंग साइज कम होगा, बट नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएगा, जिससे मेरा ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल में बढ़ जाएगा। अभी जैसे देखो 12 लाख यूनिट हमको चाहिए पूरा साल में, 50,000 यूनिट हमको ऑर्डरिंग साइज दिया गया है, हम एक बार में 50,000 पीस मंगवा रहे हैं, तो 24 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। 24 बार ऑर्डर प्लेस करने का मतलब फालतू का खर्चा है 24,000 रुपया। हम चाहते हैं ये जो 24,000 रुपया खर्चा लग रहा है ना, हर बार का 1000 रुपया, तो 24 बार का 24,000, इस खर्चा को कुछ कम किया जाए, कॉस्ट को कम किया जाए। तो हम क्या सोचे कि हम सोचे कि ऑर्डरिंग साइज को बढ़ा देते हैं, चलो 80,000 करके सामान मंगवाते हैं, या फिर 1 लाख करके ही मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 1 लाख करके मंगवा भी लेंगे तो हमारा रखने का खर्चा बढ़ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, मतलब अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम कर रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है, इधर हम कैरिंग कॉस्ट को कम कर रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जा रहा है। कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है। कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव है कि हमको कॉस्ट को कम करना है, मिनिमाइज करना है, जितना हो सके कम करना है। एक कॉस्ट को कम किया, दूसरा कॉस्ट बढ़ गया तो फायदा नहीं हुआ, है ना। तुमने अपना एक कॉस्ट कम कर लिया, दूसरा कॉस्ट बढ़ा लिया, तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्लियर, ओके। तो हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ईओक्यू एक ऐसा ऑर्डरिंग साइज है, एक ऐसा ऑर्डरिंग साइज है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आइदर मिनिमम होता है या फिर इक्वल होता है, ठीक है। ईओक्यू एक ऐसा ऑर्डरिंग साइज है, एक ऐसा ऑर्डरिंग साइज, एक ऐसा लॉट ऑर्डर कर रहे हैं जिसपे मेरा कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट या तो दोनों मिनिमम लेवल पे होगा या फिर इक्वल हो जाएगा। ईओक्यू पे TOC that is total ordering cost and TCC that is total carrying cost either minimum point पे होगा या फिर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ऑफ ईओक्यू पूछा है, तो ये कंसेप्ट ऑफ ईओक्यू बोल के कोई बुक में आंसर नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट मतलब ये पूरा तुमको अपना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे लिखना है, ठीक है। अब ये सब के लिए घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीज यही बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ लिखवा दिया, तुमने याद कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। तुमको कंसेप्ट लिखना है, मतलब ये एक तरह से एक देखा जाए तो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। कंसेप्ट जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना, सबका एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। किसी ने एग्जांपल में इंश्योरेंस को लिया है, किसी ने एग्जांपल में रेंट को कंसीडर किया है, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो सबका कंसेप्ट अलग अलग हो सकता है। कंसेप्ट क्लियर है। ईओक्यू क्या है, ईओक्यू एक ऐसा लॉट साइज है जिस पे हम लोग ऑर्डर करेंगे तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट या तो दोनों मिनिमम होगा या फिर दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब इसका सम्स में आ जाते हैं 5 का बी में। द फॉलोइंग डेटा अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है।
कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसको कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे बताओ चाय बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट लगता है? चाय बनाने के लिए चाय पत्ती लगता है, थोड़ा लोग बता रहे दूध लगता है, अमूल का दूध, अमूल दूध ही असली दूध है। क्लियर? समझ में आ रहा है? अमूल ताजा, घोनो राजा, ऐसे कुछ था। कमेंट करके बता देना क्या था वो, ठीक है, फ्रेज बता देना कमेंट करके। क्लियर? सो अमूल का दूध लगता है, चीनी लगता है, चाय पत्ती लगता है, ये सब कंपोनेंट्स है, इंग्रेडिएंट्स है प्रोडक्ट टी बनाने के लिए, फिनिश गुड बनाने के लिए। वैसे यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग को कंपोनेंट लग रहा है यूज इन अ फैक्ट्री। एनुअल यूजेज, यूजेज मत वर्ड का मतलब होता है कंजम्पशन। यूजेज वर्ड का क्या मतलब होता है? कंजम्पशन। यूजेज वर्ड का मतलब भी होता है कंजम्पशन। तो एनुअल यूजेज मतलब एनुअल कंजम्पशन कितना है? 2000 यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपया। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दैट इज सीएच। जब भी परसेंटेज में दिया रहेगा, whenever the CH is given in terms of percentage, तो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट से उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 100 रुपया है। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपया है और CH का परसेंटेज कितना है? 10% है। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपया है, CH का परसेंटेज 10% है, तो सीधा 100 रुपया का 10% कर देंगे तो हमारा कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। पर यूनिट पर एनम दिया हुआ था। अगर CH सपोज पर मंथ होता तो इंटू 12 करना पड़ता। ठीक है, अगर पर मंथ होता तो इंटू 12 करना है। ये सब छोटा चीज याद रखना है। हाँ नहीं, अगर पर मंथ होता CH तो इंटू सपोज ऐसा दिया था, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ 2%, 2%। तो उस केस में हम लोग क्या करते? 100 रुपया का 2% निकालते, 2 रुपया इंटू 12 कर देते। ठीक है, क्योंकि हमको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम लेना है। कैलकुलेट क्या करेंगे? ईओक्यू निकालना है, नंबर ऑफ फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स निकालना है पर एनम दैट इज टाइम गैप, और हमको इवैल्यूएट करना है प्रपोजल। ठीक है, ऑफ बाइंग 1000 यूनिट्स इफ लॉट साइज, और आपको सप्लायर 2% डिस्काउंट दे रहा है। सप्लायर बोल रहा है 1000 पीस करके खरीदो, हम 2% डिस्काउंट देंगे। सप्लायर का बात तो ठीक है, वो हमको 2% डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि ज्यादा खरीदने से कहीं मेरा कॉस्ट बढ़ तो नहीं जा रहा है। ज्यादा खरीदने से कौन सा कॉस्ट कम हो जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और कौन सा कॉस्ट बढ़ जाएगा? कैरिंग कॉस्ट। तो हमको डिसीजन लेना है कि हम ज्यादा खरीदे कि नहीं खरीदे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम्स 5 का बी। तो 5 का बी में 2 पार्ट है, पहले ईओक्यू सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट लिख लेते हैं। एनुअल कंजम्पशन, एग्जाम में भी ऐसे ही पूरा लिख के करना है। एनुअल कंजम्पशन इज इक्वल टू कैपिटल ए इज इक्वल टू 2000 यूनिट्स। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तो नहीं दिया वो क्वेश्चन में, कुछ मिसिंग है क्या? दिया है सर, नहीं दिया, ऑर्डर कॉस्ट नहीं दिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर नहीं दिया, तो चलो कोई ऑर्डरिंग कॉस्ट तब नहीं लग रहा है, तब शायद कोई ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं दिया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को 0 ले लेंगे, बट अगर 0 ले लेते हो तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में मिसिंग लग रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि इसमें कुछ मिसिंग हो, ऑर्डरिंग का कॉस्ट पर ऑर्डर नहीं दिख रहा है। ठीक है, शायद मिस हो गया था। एक बार माई सोल्यूशन वाला पेपर में चेक कर लेना, वहां पे भी दिख जाएगा। ठीक है, एक बार माई सोल्यूशन वाला पेपर को चेक कर लो। सो स्टूडेंट्स इसमें एक बार चेक कर लेना, इसमें एक डेटा मिसिंग है, वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, इस क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है। एग्जाम 2019 का जो ऑनर्स का पेपर है ग्रुप बी, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट बी है, 5 का पार्ट बी में डेटा मिसिंग है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹400। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, दूसरों से जो वेबसाइट से उस पर मिल जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 400 रुपया। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस सम्स को बनाएंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये क्वेश्चन में बहुत जगह मिसिंग है, चेक कर लेना। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹400 पर ऑर्डर, इसको हम लोग लिख देंगे ओ, ₹400 पर ऑर्डर, 400 पर ऑर्डर। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे CH। बहुत लोग CI से भी डिनोट करता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। CH CI जैसे भी डिनोट करो। एक यूनिट का कॉस्ट 100 रुपया है और CH का परसेंटेज 10% है, तो 100 रुपया का 10% हो जाएगा 10 रुपया पर यूनिट
पर एनम, मतलब एक पीस रॉ मटेरियल को पूरा साल अपना गोडाउन में रखने का खर्चा है 10 रुपया। ठीक है, ये सब डेटा है। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी EOQ, जिसको हम लोग बोलते हैं EOQ। फॉर्मूला होता है रूट ओवर 2 इंटू ए इंटू ओ बाई CH, 2 इंटू ए इंटू ओ बाई CH। सो रूट ओवर 2 इंटू ए स्टैंड फॉर एनुअल कंजम्पशन जो कि दिया हुआ है 2000 यूनिट, ओ स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो कि दिया हुआ है 400 रुपया, एंड CH दिया हुआ है 10 रुपया। सो 2 इंटू 2000 4000, 4000 इंटू 400 डिवाइड बाई 10 कितना आ रहा है? 400 मतलब रूट सॉल्व करके टोटल सॉल्व करने के बाद 400 यूनिट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है कैसे सॉल्व करना है, तो पहले 2 इंटू 2000 इंटू 400 डिवाइड बाई 10, लास्ट में रूट का फंक्शन लास्ट में आएगा 400 यूनिट। ये आ गया इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा नहीं है, फिर भी हम लोग को निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उसके बिना नेक्स्ट पार्ट सॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये हमारा EOQ आ गया। EOQ के बाद निकाल देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर जिसका फॉर्मूला होता है एनुअल कंजम्पशन, फॉर्मूला होता है एनुअल कंजम्पशन होल डिवाइडेड बाय EOQ, एनुअल कंजम्पशन होल डिवाइड बाय EOQ। सो एनुअल कंजम्पशन कितना हो जाएगा? एनुअल कंजम्पशन है 2000 यूनिट्स, और EOQ कितना हो जाएगा? 400 यूनिट्स। सो 2000 यूनिट डिवाइड बाय 400 यूनिट्स हो जाएगा 5 ऑर्डर्स, 5 ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गया 5 ऑर्डर्स, मतलब हमको 5 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे एनुअल कंजम्पशन को। इसके बाद हम निकाल लेंगे टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, टाइम गैप बिटवीन 2 consecutive orders, जिसका दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी बिटवीन 2 consecutive orders, मतलब 2 ऑर्डर्स के बीच में जो टाइम गैप है, फ्रीक्वेंसी बिटवीन 2 consecutive orders। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? अगर हमको आंसर मंथ्स में निकालना है तो 12 मंथ्स, अगर हमको आंसर डेज में निकालना है तो 365 डेज, और वीक में निकालना है तो 52 वीक। किसी में भी निकाल सकते हैं, मंथ्स में निकाल लेते हैं यहाँ पे। 12 मंथ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इसीलिए हमने सॉल्व किया था, निकाल लिया था 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 5 ऑर्डर्स। फाइव ऑर्डर्स कितना आ रहा है? 2.4 मंथ्स, मतलब हर 2.4 मंथ्स के इंटरवल में हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये हम लोग का पॉइंट 1 का सोल्यूशन हो गया। ये पॉइंट 1 का सोल्यूशन था, 5 का बी का पॉइंट 1 का सोल्यूशन था, जिसमें हमको EOQ निकालना था एंड टाइम गैप निकालना था। अब आज का लास्ट पार्ट करेंगे, ठीक है, पार्ट 2, इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करने का मतलब होता है चेक करना, ठीक है, अपना ओपिनियन देना, ठीक है, कोई चीज को चेक करने के बाद अपना ओपिनियन देना, इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन करना। जैसे मान लो तुम्हारा एग्जाम पेपर इवैल्यूएट किया जाता है, चेक करके अपना ओपिनियन दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स, मार्क्स के फॉर्म में। तो इवैल्यूएट करना है। प्रपोजल, मतलब किसी ने प्रपोजल रखा है, तो ये प्रपोजल कौन रखा होगा? सप्लायर। सप्लायर ने ऑफर दिया है, प्रपोजल मतलब ऑफर। सप्लायर ने ऑफर दिया है कि 1000 पीस करके खरीदो तो 2% डिस्काउंट देंगे। भाई डिस्काउंट सबको अच्छा लगता है, दाम कम हो जाएगा, बट इस डिस्काउंट के चक्कर में कहीं मेरा रखने का खर्चा बढ़ ना जाए। अभी देखो EOQ क्या बोल रहा है? EOQ बोल रहा है 400 यूनिट करके खरीदने। अगर हम 400 पीस करके खरीदेंगे ना, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट या तो दोनों मिनिमम पॉइंट पे रहेगा या तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और सप्लायर बोल रहा है कि 1000 पीस करके खरीदो। तो डिबेट है कि किसका बात सुने, EOQ का बात सुने या सप्लायर का बात सुने। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट 2, 5 का बी का पार्ट 2।
तो हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट शोइंग evaluation of suppliers offer. Statement showing evaluation of suppliers offer. So statement showing evaluation of suppliers offer, इसमें particulars एंड दो कॉलम डालेंगे, एक में लिखेंगे टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू मॉडल, टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू मॉडल। दूसरे में लिख देंगे टोटल कॉस्ट एट सप्लायर्स ऑफर, टोटल कॉस्ट एट सप्लायर्स ऑफर। ठीक है, तो दो अलग अलग मॉडल में हम लोग को सम्स को सॉल्व करना है, टोटल कॉस्ट निकाल के कंपेयर करना है। तो सबसे पहले लिख देंगे पॉइंट नंबर ए में ऑर्डरिंग क्वांटिटी, सबसे पहले लिख देंगे पॉइंट नंबर ए में ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिख देंगे इन यूनिट्स, ऑर्डरिंग क्वांटिटी ब्रैकेट में लिख देंगे इन यूनिट्स। ठीक है, सो ईओक्यू में कितना है ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ईओक्यू का ऑर्डरिंग क्वांटिटी आया था 400 यूनिट्स। देखो ईओक्यू मॉडल बोल रहा था 400 पीस करके खरीदने, 400 पीस करके खरीदने बोल रहा था ईओक्यू मॉडल, और जो सप्लायर है वो बोल रहा है कि 1000 पीस करके खरीदो। ठीक है, तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमने लिख दिया पॉइंट नंबर ए में। बी में लिख देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल कंजम्पशन बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी, एनुअल कंजम्पशन बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सो एनुअल कंजम्पशन कितना, एनुअल कंजम्पशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 यूनिट, बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी अगर 400 से डिवाइड करें तो इसमें 5 ऑर्डर्स होगा और इसमें 2 ऑर्डर होगा। मतलब अगर हम सप्लायर का बात मान लेते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएगा क्योंकि हम लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। पॉइंट नंबर सी, कॉस्ट पर यूनिट, ब्रैकेट में इन रुपीस पर यूनिट। सप्लायर बोल रहा है 2% डिस्काउंट देगा, अगर उसका बात मानेंगे, नहीं मानेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मतलब ईओक्यू फॉलो करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपया रहेगा, और अगर ईओक्यू फॉलो नहीं करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपया का 98%। क्यों 98%? क्योंकि डिस्काउंट 2% है, 98 रुपीज रहेगा। 2% डिस्काउंट देने के बाद दाम कम हो जाएगा, 98 रुपीज हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। डी में लिख देंगे CH, CH कैसे निकलता है, क्वेश्चन बोल रहा है 10%, तो हम लोग सीधा लिख देंगे C का 10%, ये जो C है ये कॉस्ट पर यूनिट है, उसी का 10%, C का 10% कर देंगे तो CH आ जाएगा। मतलब 100 रुपया का 10% करेंगे तो 10 आएगा, और 98 का 10% करेंगे तो 9.8 आएगा। ये हमने अपना हेल्पिंग डेटा बना लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 देके लिख देंगे टोटल मटेरियल कॉस्ट, TMC। TMC मतलब दीदी वाला TMC नहीं है रे बाबा, TMC मतलब दीदी वाला नहीं है, ये TMC हम लोग ऐसे शॉर्ट में बोल रहे हैं, टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट। क्लियर, टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो कैसे निकलेगा, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन पूरा साल में हमको कितना पीस खरीदना है, 2000 यूनिट खरीदना है। एनुअल कंजम्पशन 2000 यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट, एक एक पीस का कितना दाम है, 100 रुपया दाम है। तो 2000 पीस खरीदना है, एक पीस का दाम 100 रुपया है, तो 2000 पीस का दाम 2 लाख रुपया हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा ना, 2000 इंटू 100, क्लियर, 2 लाख रुपया। क्योंकि यहाँ पे हमको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, 98 करके खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,96,000, 1,96,000। एनुअल कंजम्पशन खरीदना तो हमको वही है 2000 यूनिट, बट कॉस्ट पर यूनिट डिफर कर जा रहा है दोनों में। देखो बिकॉज सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट अच्छा बात है, बट देखना पड़ेगा मेरा कॉस्ट बढ़ ना जाए डिस्काउंट लेने के कारण। पॉइंट नंबर 2, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स
into ordering cost per order. 50, Ordering cost per order. Number of orders into ordering cost per order. तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5 है और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 400 है ना। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ऐड कर लेना जरूर से। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 400 रुपया है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो 400 रुपया एक बार ऑर्डर करना है, खर्चा है। 5 बार ऑर्डर करेंगे तो 2000, और यहाँ पे 2 बार ऑर्डर करेंगे तो खर्चा कितना हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट 8000, सॉरी 800 रुपया। एक बार ऑर्डर करने का खर्चा 400 रुपया है, तो 2 बार ऑर्डर करने का खर्चा 800 रुपया हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट हाफ इनटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी। हाफ इनटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी इनटू सीएच। इनटू सीएच ये फॉर्मूला है, हाफ इनटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी इनटू सीएच। ये रहा ऑर्डरिंग क्वांटिटी 400 है ईक्यू में, इसका हाफ करेंगे तो 200 होगा। 200 को सीएच से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा। तो एक चीज नोटिस करो, ईओक्यू पे जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है और टोटल कैरिंग कॉस्ट है वो दोनों इक्वल हो गया। ये कहाँ होगा, सिर्फ ईओक्यू में होगा, हर जगह नहीं होगा। ईओक्यू पे जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो टोटल कैरिंग कॉस्ट है वो इक्वल हो गया। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकला, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकला, ऑर्डरिंग क्वांटिटी उसका हाफ इनटू सीएच। सो ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना है 400, 400 का हाफ कितना 200, 200 इनटू 10 तो 2000 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना है 1000, 1000 का हाफ करेंगे तो 500 होगा, और 500 इंटू 9.8 कितना आ रहा है, 500 इंटू 9.8 4000 कितना 900, 4900। अब क्या करना है, हमको टोटल कर लेना है, टोटल कॉस्ट। टोटल करके जो आएगा उसके सामने लिखेंगे टोटल कॉस्ट। तो ये आ रहा है 2,04,000, 2,04,000, और वहां टोटल करो 1,96,000 प्लस 4,900 प्लस 800, 1,96,000 प्लस 4,900 2,09,000, 2,09,000 और 800 ऐड करेंगे तो 1,700, 2,01,700। तो बेनिफिशियल है, सप्लायर का बात मान लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर सप्लायर का बात मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, सप्लायर का बात मान लेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कम हो जाएगा। अगर सप्लायर का बात एक्सेप्ट करते हैं तो कॉस्ट कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सम्स को यहीं पे कंप्लीट करने से नहीं होगा, इसमें कमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अपना नोट लिखना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस सम्स के ठीक नीचे लिखेंगे कमेंट, ठीक है, या फिर नोट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ईओक्यू मॉडल बोल रहा है 2,04,000 कॉस्ट आएगा, सप्लायर का बात मान लेंगे तो 2,01,700 रुपया कॉस्ट आएगा। मतलब अगर सप्लायर का बात मानते हैं तो हम लोग को 2,300 रुपया 2,300 का सेविंग्स हो रहा है कॉस्ट में। कॉस्ट में जो सेविंग्स हो रहा है वो अच्छा चीज है। ठीक है, तो इसी के नीचे लिख देंगे कमेंट। कमेंट में लिखेंगे सप्लायर्स ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। कमेंट में लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे कमेंट suppliers offer should be accepted। should be accepted, suppliers offer should be accepted since it leads to reduction, since it leads to reduction in total cost by rupees 2,300। रिडक्शन इन टोटल कॉस्ट बाय रुपीज 2,300। ब्रैकेट में दिखा देना 2,04,000 माइनस 2,01,700, 2,04,000 माइनस 2,01,700, which in turn will lead to increase the profits, which in turn will lead to increase the profits। अगर मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, which in turn will lead to increase the profits by rupees 2,300।
इसलिए हम लोग सप्लायर का ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे। सो होपफुली यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। सब कुछ अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्वेश्चन जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसके नेक्स्ट क्लास में अपलोड किया जाएगा। टिल देन गुड बाय।